चलिए तो शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलिए, अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो लाइट अपना रास्ता बदलता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। हम ये जानते हैं कि अगर लाइट रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में आ रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और अगर लाइट डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ता है। ये सब बेसिक चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखी थी अबाउट द रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब इससे ही जुड़ा हुआ एक फिनोमिना हमें सीखना है, दैट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिएगा होना क्या है यहाँ पे। द फिनोमिना वी आर गोना लर्न टुडे इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट enters from the optically dense medium to rare medium? When the light travel from optically dense medium to rare medium, it will bend away from the normal. Okay, तो देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए आप। Suppose this is a medium, ओके, और ये मीडियम जो है सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से इट इज़ n1, और जो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से इट इज़ n2। ठीक है, एंड लेट अस कंसिडर n1 इज मोर देन n2। n1 जो है वो n2 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो आपका मीडियम है, दिस मीडियम इज ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ये मीडियम कैसा है भाई? ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, और जो बाहर मीडियम है वो कैसा है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। नाउ कंसिडर कि ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम के अंदर कोई लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है। सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, लेट्स से वी हैव द बल्ब हियर। ओके, नाउ इफ एनी ऑफ द रे विल एंटर और स्ट्राइक नॉर्मल टू द सरफेस, अगर कोई लाइट का रे सरफेस को नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल पास अनडिविएटेड। ओके, वो तो अनडिविएटेड निकल जाएगा बिकॉज उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, बिकॉज ये आपका ऑलरेडी नॉर्मल ही गिरा हुआ है रे। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर किसी और रे की आप बात करोगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस रे। नाउ यू कैन सी दिस रे इज इंसिडेंटिंग एट सम एंगल आई विद द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। ओके, और आपका रे कहाँ जा रहा है भाई? रे जो है वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो ये रे जो है वो मुड़ता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जहाँ ऐसे रहा था रे, नॉर्मल ये रहा, तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा खफा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर की तरफ मुड़ जाएगा नॉर्मल से। इट विल गो लाइक दिस। ओके, इफ यू फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ वी फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा किया तो क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हो जाएगा। यू कैन सी, थोड़ा और झुकाते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल फर्दर इंक्रीज। राइट, अगर आपने और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो क्या होगा पता है? तो आपका ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना वो सरफेस के पैरेलल आगे चला जाएगा फिर। ओके, तो सी इफ यू फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो सरफेस पे ही निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस के ऊपर ही जाएगा। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज़्यादा हुआ ना तो फिर रे दूसरे मीडियम में निकलेगा ही नहीं, रे अपने ही मीडियम में वापस आएगा। देखो बताता हूं मैं वो भी। सी, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन दिस, तो फिर रे बाहर ही नहीं जाएगा, इट विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको तभी देखने मिलेगा जब आपका रे जो है वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है। अगर रे रेयर से डेंस में आ रहा है तो कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है। तभी देखने मिलेगा जब रे कहाँ जाएगा बच्चों? आपका लाइट जो है वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस के ऊपर ही निकलेगा फिर, और इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल मतलब वो एंगल जिस इंसिडेंट एंगल के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को पैरेलल हो जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, हम ऐड करेंगे यहाँ पे कि व्हेन
ray of light enter from optically dense to rare media. ये बहुत ध्यान से आपको रखना है दिमाग में. ओके, when it goes from optically dense to rare media, it bends away from normal, right? You can write with increase in angle of incidence, with increase in angle of incidence, angle of refraction also increase, है ना. जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होता जाएगा, राइट. अब मैं डिफाइन करूंगा बच्चों क्रिटिकल एंगल को. इसको हम C लिखते हैं, राइट. तो क्रिटिकल मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, या फिर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस को पैरेलल हो जाएगा, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. तो हम लिखेंगे बच्चों के दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच angle of refraction become 90 degree and refracted ray become parallel to the surface. Refracted ray become parallel to the surface. refracted ray कैसा हो जाएगा भाई, सरफेस को पैरेलल हो जाएगा. चल बच्चे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बना देते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. देखिए क्या करेंगे. तो लेट्स से दिस इज द सरफेस, दिस इज द ऑप्टिकली डेंस मीडियम विच हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम विच हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. हमने ऐसा कहा है भाई कि क्रिटिकल मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से इट इज़ नॉर्मल. तो इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस c, देन योर रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल. तो ये आपका 90 हो गया, राइट. जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के जितना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा. लेट्स यूज द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट. ओके, तो जैसे आप स्नेल लॉ यूज करोगे यू कैन राइट n1 इंटू साइन c. उधर एंगल कितना है, c है, राइट. तो n1 इंटू साइन c इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r, बिकॉज यहाँ पे एंगल r है और r कितना है, 90 डिग्री है. ओके, स्नेल लॉ आपको ऐसे ही याद रखना है. n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2. n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. तो यहाँ पे आपका हो गया n1 sin c इज इक्वल टू n2 sin 90, राइट. sin 90 1 हो जाएगा. तो दिस sin c इज इक्वल टू n2 बाई n1. sin c क्या होगा बच्चों, n2 बाई n1. दिमाग में एक बात रखना, दिस n2 बाई n1 यू कैन राइट एज 1 अपन n12. क्या लिख सकते हो बच्चों आप, sin c इक्वल टू 1 अपन n12 लिख सकते हो ना. ये n2 नीचे जाएगा तो यू कैन राइट n1 बाई n2 इक्वल टू n12. तो दिस इज साइन c क्रिटिकल एंगल 1 बाई n12, राइट. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंस मीडिया. n12 क्या है, n12 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडिया विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडिया, राइट. n12 क्या है भाई, n12 इज बेसिकली n1 बाई n2. ओके, अगर याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन रिमेंबर इट लाइक साइन c इज इक्वल टू n ऑफ रेयर बाय n ऑफ डेंस. ऐसे आप याद कर लो एग्जाम के लिए. साइन c इक्वल टू n ऑफ रेयर बाय n ऑफ डेंस. नॉर्मली जो रेयर मीडिया है ना वो आपको एयर दिया होगा, तो दिस इज नॉर्मली गोना बी 1. एयर दिया होगा नॉर्मल केसेस के अंदर, बट नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडिया डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडिया, जहाँ पे आपका लाइट का सोर्स है. ओके, चलिए अब अगर आपने क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट को इंसिडेंट कराया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ है और लाइट का रे सरफेस को पैरेलल गया है. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज़्यादा है तो फिर लाइट का रे दूसरे मीडियम में जाएगा नहीं, वो अपने ही मीडियम में रिटर्न आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो चलिए बच्चों आखिरी लाइन में लिखूंगा यहाँ पे
एट एंगल आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जो हमने देखा अभी, क्या देखा बच्चों हमने देखा कि वहाँ पे आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है क्रिटिकल एंगल कैसे निकालना है वो। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, एट एंगल आई मोर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हुआ देन द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडिया, द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडिया, लाइट जो है वो अपने ही मीडिया में रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा, इन विच फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए बच्चों, ये कभी होने वाला है आपका, तभी होने वाला है व्हेन लाइट विल गो फ्रॉम डेंस टू रेयर। रेयर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे इसके एप्लीकेशन करने हैं, जैसे कि डायमंड, प्रिज्म सीखेंगे हम, ऑप्टिकल फाइबर सीखेंगे, हम सीखेंगे मिरेज फॉर्मेशन जो किस तरह से बनता है, वी विल सी ऑल दैट थिंग्स। बट उसके पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है, फटाफट चलिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे सब लोग। ओके, एंड आई होप कि सब लोग ईमानदारी से नोट्स भी लिखते हैं फिर, राइट, डन। Okay, now let's see some practical applications of this TIR, total internal reflection के कुछ practicals देखते हैं। चलिए, total internal reflection in the nature एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। पहले नेचर में बात करते हैं, दैट इज़ अ मिरेज फॉर्मेशन। ओके, ये मिरेज फॉर्मेशन शायद आपने देखा होगा, जब बहुत ही गर्मी में दोपहर को आप गाड़ी लेके निकलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आगे रास्ते पे पानी है, और जब वहाँ पहुँचोगे तो पता चलेगा पानी है ही नहीं। क्या कहा मैंने, जब बहुत ही धूप में गाड़ी लेकर रोड पे निकलोगे तो यू विल फील लाइक कि थोड़ा आगे जो है ना वो पानी है, राइट। अब जहाँ पहुँचोगे ना आगे, तो आपको पानी गायब हो जाएगा, आपको लगेगा थोड़ा और आगे पानी है, आगे गए तो वापस पानी गायब हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिरेज फॉर्मेशन। ओके, और वो भगवान का भी छाया हुआ जाल है, देखते हैं वो जाल किस तरह से काम करता है वो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सपोज अब मिरेज का जो है ना पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, फिनोमिना समझना है आपको, यू कैन नॉट राइट द डेफिनेशन फॉर दैट, राइट। तो आप इसका फिनोमिना समझो बच्चों के, मिरेज किस तरह से बनता है और किसको हम मिरेज कहते हैं, राइट। तो सपोज ये एकदम गरम रोड है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द समर, है ना, उसकी भी दोपहर की बात करें तो रोड कितना गर्म होगा, है ना। ओके, सो दिस इज़ द वेरी 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 हॉट रोड, राइट। नाउ अब सिंपल सी बात है बच्चों, जो हवा इस गरम रोड के कांटेक्ट में होगी वो भी गर्म हो जाएगी, और अगर हवा गर्म बनेगी तो वो पतली हो जाएगी, और हवा पतली होगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा, राइट। तो एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि द एयर इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट रोड ऑल्सो बिकम hot and with temperature optical density of air decrease। with temperature एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। अभी मुझे इसका इमेज भी बनाना है नीचे, तो मैं रोड थोड़ा ऊपर करता हूँ, करना यही था, थोड़ा ऊपर करते हैं रोड। लेट्स से दिस इज योर हॉट रोड। ओके, एंड लेट्स कंसिडर कि हम एटमॉस्फेयर को ना थोड़ा लेवल में लेयर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कोई लेयर होता नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड लेट्स कंसिडर कि हमने रोड को ना फिर लेयर में डिवाइड कर दिया। देखो, सो consider these are the layers of atmosphere like this,
और जो नीचे वाले लेयर है वो ज़्यादा गर्म है रोड के कांटेक्ट में होने की वजह से, तो उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम हो जाएगा बिकॉज हवा पतली हो जाएगी। तो नीचे जो आपका ऐसा कैसे नीचे आओगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर अगर गर्म होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, मतलब एयर बिकम ऑप्टिकली रेयरर। नीचे आने पे एयर कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा, राइट। नीचे आने पे एयर कैसा हो जाएगा भाई, ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, सपोज मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, लंबी लंबी इमारतें है या कुछ भी, राइट। सपोज दिस इज अ ट्री, ओके। अब होना क्या है, ये पेड़ में से जो भी लाइट के रेज आएंगे व्हाटएवर, वो कंटिन्यूसली ऊपर के डेंस मीडियम में से नीचे के रेयर मीडियम में आने वाले हैं, राइट। ये पेड़ में से जो भी या जो भी ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर हाइटेड ऑब्जेक्ट इज देयर, उसके अंदर से जो भी लाइट के रेज आएंगे वो ऊपर के डेंस मीडियम में से होके धीरे धीरे ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएंगे, राइट। तो होगा क्या, अगर लाइट का रे ऑप्टिकली डेंस में से रेयर में आ रहा है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन हियर, सी सपोज यहाँ से एक लाइट का रे आया, यहाँ से सपोज एक लाइट का रे आया, ओके, दिस इज द नॉर्मल। नाउ यू कैन सी दिस इज एंटरिंग फ्रॉम द डेंस टू रेयर मीडिया, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पे गिरा ये, चलो वापस यहाँ पे नॉर्मल आया, अभी वापस वो डेंस में से और रेयर मीडिया में आ रहा है तो वो और थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ेगा। यू कैन सी एट एवरी टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, ओके। और नीचे आते आते सपोज मान लो कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, राइट। नीचे लेयर में आते 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 एटमॉस्फेयर में ये लाइट नीचे आते आते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे 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 इंक्रीज होके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा ना, तो अब ये लाइट बिल्कुल भी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, ये लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, यहाँ पे लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो उसे ऐसा लगेगा कि ये पेड़ जो है ना उसका एक इमेज है यहाँ पे ऑन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ही विल फील लाइक कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पेड़ का इमेज है। अब आपको पता है भाई इमेज तभी बनता है जब कोई ना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है और पानी के अंदर ये पेड़ की परछाई बन रही है। क्या फील होगा आपको, आपको फील होगा कि यहाँ पे पानी है ऐसे, और इस पानी के अंदर ऐसे पेड़ की परछाई बन रही है। एक्चुअली में कोई पानी होता नहीं है, एक्चुअली में देयर विल बी नो वाटर एनीवेयर। जैसे ही आप पास जाओगे यू विल फील कि कोई नहीं है पानी वानी। ये नॉर्मली होता है इन द डेजर्ट रीजन, राइट। डेजर्ट रीजन के अंदर ये ज़्यादा देखने मिलता है, ओके। चलिए, तो आप यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा थियरी लिख सकते हो। तो पहले हमने लिखा है द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रोड ऑल्सो बिकम हॉट, with temperature the optical density of air decreases, right? So we write here as the light from tall object comes down, it constantly enter into optically denser to rarer मीडियम। लाइट जो है वो कंटिन्यूसली ऑप्टिकली डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में आता जाएगा, राइट। एंड कि इट कीप्स मूविंग, इट कीप्स मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट कीप्स मूविंग away from the normal, right। चलिए, now you can write at some particular point the angle of incidence will become more than critical angle and that light is going to be totally internally reflected, okay। So we write here at some point the light rays gets totally internally reflected,
okay, which enters into eyes of observer, which enters into the eyes of observer, and observer will feel like कि ये जो टॉल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है, मतलब वहाँ पे कोई वाटर है, ओके, एंड observer feels like water at a distance where image of the tall objects are created, but there is no water anywhere, कोई पानी वानी कहीं पे होता नहीं है। चलिए इस फिनोमिना को हम कहते हैं मिरेज फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज मिरेज फॉर्मेशन, राइट। जैसे ही वो उस पॉइंट के पास पहुंचेगा उसको पता चलेगा कोई पानी नहीं है, उल्लू बन गया वो, राइट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिरेज फॉर्मेशन एंड आई होप इट इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड। 10th स्टैंडर्ड में भी ये था, अगर आपने अच्छे टीचर से ट्यूशन या स्कूल लिया होगा तो आपने ये पढ़ा हो सकता है। इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो मिरेज फॉर्मेशन, राइट। देख लीजिए बच्चों, वापस एक बार नीचे वाली जो एयर है वो एकदम गरम है, तो गरम एयर जो है वो ऑप्टिकली पतली हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो जाएगा। जैसे कैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एयर थोड़ा ठंडा रहेगा, ऑप्टिकली डेंस रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। तो जैसे ही लाइट का रे नीचे आएगा वैसे वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में आने की वजह से दूर जाता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा तो फिर वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड लाइट। और जब वो तो ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी तो ऑब्जर्वर विल फील लाइक कि उसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस पेड़ का कोई इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ पे पानी है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। चलिए बच्चों फटाफट इसको कॉपी करेंगे। ये तो भगवान ने बनाया हुआ एक फिनोमिना है, हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। फटाफट करिए, चलिए। हो गया आपका स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायमंड तो पता ही होगा बच्चों आपको, डायमंड का जो ग्लिटरिंग होता है ना, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिकॉज डायमंड का जो मटेरियल होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। डायमंड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से उसका जो क्रिटिकल एंगल है ना वो बहुत ही कम होगा। ओके, देखिए, तो लेट्स सी द ग्लिटरिंग ऑफ द डायमंड। डायमंड किस तरह से ग्लिटर करता है वो देखते हैं, राइट। चलो डायमंड की बात करते हैं, राइट। तो डायमंड में जो ग्लास होता है बच्चों, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 2.42। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ 2.42, ओके। और इसके लिए अगर आप क्रिटिकल एंगल निकालोगे, पता है ना फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का, साइन सी इज इक्वल टू रेयर मीडिया इज एयर, डेंस मीडिया इज ग्लास। साइन सी इज इक्वल टू 1/n 1/2.42। इसको सॉल्व करके जब आप क्रिटिकल एंगल निकालोगे ना, विच इज़ 24 लेट मी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, 24.4 डिग्री। तो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है ना वो बहुत ही कम है। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत ही कम है, राइट। अब जो नेचुरली डायमंड मिलते हैं ना, ओके, वो इतने ज़्यादा शाइनी नहीं होते हैं, राइट। वो तो आपको पत्थर ही लगेगा, ऐसा लगेगा कि कांच का टुकड़ा है, राइट, ओके। बट जैसे ही जो कारीगर लोग होते हैं डायमंड के, राइट, वो जैसे ही उसके ऊपर अलग अलग एंगल के ऊपर कट्स करेंगे ना, तो कट्स की वजह से जैसे ही लाइट उसके अंदर आएगी फिर लाइट को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलने वाला है। फ्रॉम ईच एंड एवरी सरफेस द लाइट विल गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। मतलब लाइट जो है वो डायमंड के अंदर 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 ही घूमती रहेगी, एंड दैट्स वाई इट अपीयर्स ग्लिटरिंग, ओके। जो आपको नॉर्मली डायमंड मिलेगा वो तो एक ग्लास का टुकड़े जैसा होता है, ओके, भले कितने भी कैरेट का क्यों ना हो, ओके। बट जब एक कारीगर उसके ऊपर उसकी पहल गिराता है ना, उसको कहते हैं पहल करना, राइट। डायमंड के वर्कर उसके ऊपर जब पहल गिराएंगे ना, राइट, तो उसको इस पर्टिकुलर तरीके से काटा जाता है,
राइट, कि लाइट जब भी उसके ऊपर गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इससे तो बड़ा ही रहेगा। लाइट जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन दिस। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन दिस, that is gonna be totally internally reflected at every surface. So light will never be able to leave the diamond once it enters into it. Okay, एक बार वो डायमंड के अंदर एंटर हो गया डेंस मीडिया में, फिर वो एयर मीडिया में जा ही नहीं पाएगा वापस। लाइट जो है वो एयर में जा ही नहीं पाएगा, वो डायमंड के अंदर अंदर ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता रहेगा। तो यू कैन राइट हियर द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट in such a way that when light enters in diamond, it gets totally internally reflected from every face and light cannot escape. Light cannot escape. It is reason behind glittering of diamond. Right? तो डायमंड में ना मटेरियल की तो कीमत होती है, क्योंकि डायमंड का जो मटेरियल होता है ना वो ऐसा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है 2.42, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। राइट, बट साथ साथ में डायमंड के कारीगरों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है डायमंड को चमकाने के लिए। राइट, अगर आपके हाथ में डायमंड लग जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो फेंक दोगे उसको, तो लगेगा कि क्या कांच का टुकड़ा है। ओके, और कई बार तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी मिले होते हैं, तो आपको ग्लास जैसा भी नहीं लगेगा वो। ओके, बट जब एक कहते हैं ना जौहरी के हाथ में वो जाएगा ना डायमंड, तो उसको पता चलेगा कि ये कितनी कीमती चीज़ है। इतने साइज़ का डायमंड अगर मिल जाए ना तो मैंने तो पुछतो ऐसे ही बैठे बैठे मज़े करे आराम से। ठीक है, इतना सा कोहिनूर है, इतना है कोहिनूर डायमंड, और कहा जाता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइसलेस चीज़ है। ओके, ठीक है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म्स। ओके, प्रिज्म आपने देखा ही होगा बच्चों, बेस होता है और उसके ऊपर ट्रायंगल शेप होता है। ओके, नाउ प्रिज्म्स आर बेसिकली कट विथ वेरियस फेस एंगल्स। ओके, और प्रिज्म के अलग अलग यूजेस हैं। इन सम यूजेस इट इज़ यूज टू बेंड द लाइट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, इन सम केसेस इट इज़ यूज टू बेंड द लाइट एट 180 डिग्री, और इन सम केसेस इट जस्ट यूज टू इन्वर्ट द इमेज। राइट, तो प्रिज्म का यूज़ क्या है देखते हैं। प्रिज्म कैन फर्स्ट बेंड लाइट एट 90 डिग्री, यहाँ पे फिगर बनाएंगे हम। इट कैन बेंड लाइट एट 180 डिग्री, विल मेक अ फिगर हियर, और इट कैन इन्वर्ट द इमेज। प्रिज्म से इमेज भी इन्वर्ट हो सकता है। ओके, चलिए तो पहला देखते हैं बच्चों किस तरह से हम लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, वी विल टेक अ प्रिज्म विथ अ फेस एंगल 45, 45, 90. This angle is 45, this angle is 45 and this angle is 90. ओके, तो हम इस तरह का प्रिज्म ले लेंगे जिसके दो एंगल 45 होंगे, एक एंगल 90 होगा। हमें लाइट कैसे इंसिडेंट करानी है वो इंपॉर्टेंट है। तो वी विल इंसिडेंट द लाइट परपेंडिकुलर टू द राइट एंगल। राइट, तो ये जो आपका राइट एंगल दिख रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर हम लाइट के बीम को इंसिडेंट कराएंगे। देखिएगा ध्यान से। ओके, दो बीम इंसिडेंट कराते हैं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो ये वाला जो आपका फेस है ना, ओके, उसको परपेंडिकुलर पे आप लाइट इंसिडेंट कराओ। कराया आपने। ओके, अब प्रिज्म का मटेरियल कुछ इस तरह का होता है ना कि यहाँ पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, राइट, यहाँ पे आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया ना बच्चों, ओके, इसका जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना वो क्रिटिकल से बड़ा ही रहेगा। प्रिज्म में जब लाइट एंट्री करेगी और इस फेस के ऊपर टकराएगी तो यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आप नॉर्मल ज्योमेट्री यूज़ करना बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 डिग्री होगा। ओके, और प्रिज्म में बेसिकली दो तरह के ग्लास यूज़ होते हैं, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। राइट, क्राउन ग्लास जो है ना उसके लिए आपका क्रिटिकल एंगल है 41.14। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्राउन ग्लास।
दो तरह के ग्लास मटेरियल होता है। क्राउन ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 41 पॉइंट कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। और दूसरा होता है फ्लिंट ग्लास, और फ्लिंट ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज समवेयर 37.31 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना, अब नॉर्मल ज्योमेट्री करना बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ करके, तो ये आपका एंगल 45 डिग्री बनेगा। एंड यू कैन सी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, वेदर इट इज ऑफ फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। प्रिज्म फ्लिंट का हो कि क्राउन का हो, दोनों के ही क्रिटिकल एंगल से ये एंगल बड़ा है। तो ये जो लाइट का रे है वो बिल्कुल भी बाहर निकलने वाला नहीं है, वो अपने ही मीडिया में रिटर्न आएगा एट द सेम एंगल ऑफ 45, राइट। और फिर यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो ऐसा बाहर निकल जाएगा। सो लेट्स से दिस इज ए, तो यहाँ पे आपको मिला ए। देखो लाइट कितने एंगल पे बेंड हुआ, 90 पे बेंड हो गया, ऐसा गया था, ऐसे निकला। ओके, कोई एक और दूसरा रे आप ले लो, लेट्स से फ्रॉम बी, सेम थिंग विल हैपन विद दैट ऑल्सो, यू विल गेट इट लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आप लाइट को 90 डिग्री पे बेंड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रे जो है ना वो कैसे पास करना है वो इंपॉर्टेंट है। देख लो, आपको रे जो राइट एंगल है ना उसके एक फेस पे नॉर्मल इंसिडेंट करना है। रे क्या करना है आपको, राइट एंगल के एक फेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलिए नाउ अगर लाइट को आपको 180 डिग्री पे बेंड करना है तो क्या करेंगे, तो भी हम यही सेम प्रिज्म यूज़ करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विल बी यूजिंग द सेम प्रिज्म, इसको बाद में बना लेंगे हम। ओके, बट नाउ वी आर गोना अरेंज द प्रिज्म लाइक दिस। दिस इज 45, this is 90 and this is 45. And now see this very carefully. Now in this case अगर आपको लाइट को 180 डिग्री पे बेंड करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लाइट के रे को इंसिडेंट कराना पड़ेगा 90 डिग्री के सामने वाला जो फेस है ना उसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, राइट। 90 डिग्री के सामने वाला जो फेस है ना उसके परपेंडिकुलर आपको लाइट को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। फ़र्क देख लो बच्चों, यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला फेस था उसको परपेंडिकुलर आया है लाइट, राइट। यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने जो फेस होगा ना उसको परपेंडिकुलर आपको इंसिडेंट करवाना है। चलिए यहाँ पे आप डेफिनेटली नॉर्मल बना लो, ज्योमेट्री चेक करो, ये एंगल आपका होगा 45, ओके। और आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो दोनों में से एक रहेगा, तो यहाँ पे 45 तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, अपने मीडिया में वापस आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बनाओ, ये भी 45 डिग्री रहेगा, वापस लाइट बाहर नहीं जाएगा, अपने ही मीडिया में 45 डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखो यहाँ से लाइट गई, इधर से वापस आई, 180 डिग्री लाइट मुड़ गया। कितना मुड़ गया लाइट जो है वो 180 डिग्री जितना मुड़ गया। आप परफेक्ट फिगर बना, दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है या आपका सीधा लाइन बनना चाहिए। ओके, चलिए अगर दूसरा भी एक रे आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो समझाने के लिए। देखिए दिस इज लाइट फ्रॉम बी, ये गिरा यहाँ पे, राइट, और फिर यहाँ से ये ऊपर से बाहर आएगा। दिस इज इमेज ऑफ बी, दिस इज इमेज ऑफ ए। इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग, यू कैन इजीली डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। मतलब जब रे 180 डिग्री मुड़ेगा ना तो साथ में इमेज जो है वो उल्टा हो जाएगा। इमेज कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ए ऊपर था बी नीचे था, इमेज के अंदर उल्टा हो गया, बी ऊपर आ गया ए नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपका जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड भी रहेगा, राइट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है और मैं सामने ऐसे प्रिज्म रख दूँ और यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन रखूँगा ना तो स्क्रीन के ऊपर मुझे मार्कर का ऐसा उल्टा इमेज देखने मिलेगा, लाइक दिस, आई विल बी एबल टू सी द इमेज। ओके, बट मुझे कंपलसरी फेस जो है ना वो प्रिज्म का इस तरह रखना पड़ेगा, 90 डिग्री वाला फेस सामने रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप लाइट को 180 डिग्री पे मोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो डू द इन्वर्शन, आप इन्वर्शन भी करा सकते हो प्रिज्म को यूज़ करके, राइट। लेट मी टेल यू हाउ वी कैन डू द इन्वर्शन। ओके, तो उसके लिए आप पहले एक स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट, फिर बताता हूँ किस तरह से हम खाली इन्वर्शन कर सकते हैं वो। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, डन, ठीक है। चलिए let's see how we can do the inversion of the image. Third one, inversion of light without deviation। डेविएशन कुछ नहीं करना है, खाली लाइट को इन्वर्ट करना है, उसके लिए हम ऐसा प्रिज्म यूज़ करेंगे। ओके,
चलिए यहाँ से मैंने लाइट का एक बीम इंसिडेंट कराया, लेट्स से इट इज़ अ नॉर्मल, ओके। तो आपका ये जो है वो डेंस मीडिया होगा बिकॉज ग्लास है और ये एयर है, तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल की तरफ मुड़ के यहाँ पे गिरा। अब जैसे वो यहाँ पे गिरेगा ना, अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, इट इज़ मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से वो वापस जाने वाला नहीं है, वो अपने ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होगा, ओके। और फाइनली जब बाहर निकलेगा इट विल बी पैरेलल, कॉल इट इज इमेज ऑफ ए, राइट। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। चलिए दूसरा एक रे ले लो बच्चों, फ्रॉम द बी, ग्रीन कलर लेते हैं, दिस इज ए। चलिए एक और रे ले लिया बी, चलो डू द सेम थिंग विद दैट ऑल्सो, एंड इफ यू कैन सी इट क्लियरली, ये इन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ए ऊपर था बी नीचे था, इमेज के अंदर उल्टा हो चुका है, ए नीचे है बी ऊपर है, राइट। तो इस तरह से आप प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को यूज़ करके या तो रास्ता 90 डिग्री बदल सकते हो, या रास्ता 180 डिग्री बदल सकते हो, या तो फिर आप इस तरह से इमेज को इन्वर्ट भी ला सकते हो, ओके। आपको ध्यान रखना है कि लाइट किस तरह से पास होना चाहिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। चलिए बच्चों एक लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं जो मॉडर्न साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा और एनी काइंड ऑफ द सिग्नल, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग up to the very 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 long distances without any loss of data. Yes, you are right, that is the optical fibers. Okay, क्या होता है बच्चों, वो optical fibers होता है। तो I will explain you how the optical fiber works. Okay, और किस तरह से उसका construction होता है। चलिए तो आखिरी टॉपिक देखेंगे बच्चों इसके एप्लीकेशन में, that is optical fiber. So optical fiber, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द ग्लास मटेरियल, पूरे का पूरा ग्लास का रॉड होता है, हाँ, खोखला नहीं होता अंदर से, इतनी ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा सॉलिड ग्लास का एक ट्यूब जैसा होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट उसका डायमीटर सेट हो सकता है, जितना बने उतना, बाल के जितना पतला भी उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली ए सॉलिड ग्लास मटेरियल, ओके, विच इज़ कवर्ड बाय द क्लैडिंग। उसके बाहर क्या होता है, क्लैडिंग होता है, ओके। तो ऑप्टिकल फाइबर दो चीज़ों का बना होता है, ग्लास का कोर होता है और उसके बाहर होता है क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग, राइट। तो आई कैन राइट हियर, इट इज मेड अप ऑफ कोर विच इज सॉलिड ग्लास ट्यूब, यू कैन से, ट्यूब नहीं लिखेंगे, सॉलिड ग्लास रॉड लिख सकते हो आप, ओके। दिस कैन बी ऑफ एनी डायामीटर, बाल जितना पतला भी हो सकता है, ओके। ग्लास रॉड ऑफ एनी डायामीटर, व्हाट्स एवर स्मॉल डजंट मैटर, ओके। और दूसरा होता है उसके ऊपर क्लैडिंग। क्लैडिंग के मल्टीपल काम है बच्चों। क्लैडिंग का एक काम है डेटा को बाहर लीक होने से रोकना, और ये लीक तभी नहीं होगा जब अंदर जो सिग्नल गया है वो पाइप को छोड़ के बाहर ही ना जाए, ओके। सो व्हाट विल हैपन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, लेट्स से दिस इज द कोर मटेरियल, ओके, पूरा ग्लास का बना हुआ है, खोखला नहीं है अंदर से, बात याद रखना, ओके। और उसके ऊपर होता है क्लैडिंग। क्या होता है उसके ऊपर होता है क्लैडिंग, दिस इज क्लैडिंग। क्लैडिंग भी एक ग्लास का मटेरियल ही होता है, बट फ़र्क क्या है कोर और क्लैडिंग के अंदर, तो क्लैडिंग जो है ना वो ऑप्टिकली रेयर होगा। क्लैडिंग कैसा होता है, ऑप्टिकली रेयर होता है। मान लो कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, राइट। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो n1 है, तो आपका जो कोर है ना वो कैसा रहना चाहिए, ऑप्टिकली डेंस रहना चाहिए, और जो क्लैडिंग है ना वो कैसा रहना चाहिए, ऑप्टिकली रेयर रहना चाहिए। कोर शुड बी ऑप्टिकली डेंस, क्लैडिंग शुड बी ऑप्टिकली रेयर। तब जाके क्या होगा पता है बच्चों, जब भी सपोज ये आपके एंड्स हैं, अब अगर कोई कम्युनिकेशन सिग्नल है, डेटा है या व्हाट्सएवर, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर, वो डेटा का सिग्नल अगर इसके अंदर गया एक बार, हाँ, पहली बात बच्चों, आपको जो भी सिग्नल है ना उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो भी डेटा है, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, उसको आपको लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उसको ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट करा सकते हो आगे, ओके। तो जो भी आपका सिग्नल है दैट शुड बी इन द लाइट फॉर्म, एनी काइंड ऑफ सिग्नल in form of light, it must be in form of light, any kind of signal
ओके चलो, जैसे ही वो अंदर एंट्री करेगा इट इज़ गोना स्ट्राइक एट दिस सरफेस, और यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना, ये भी आपका ग्लास मटेरियल है, बाहर भी ग्लास मटेरियल है, बाहर का ग्लास मटेरियल रेयर है, अंदर का ग्लास मटेरियल डेंस है, मतलब आपका रे जो है वो डेंस में से रेयर में जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो फिर ये जो रे है वो क्लैडिंग में जा ही नहीं पाएगा, वो रे यहाँ से रिटर्न आएगा। यहाँ पे भी जब वो टकराएगा तो भी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा ही रहेगा, मतलब वापस वो क्लैडिंग में जा ही नहीं पाएगा, वो कोर के अंदर ही रहेगा, और फाइनली बहुत ही ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो के दूसरे एंड से बाहर निकलेगा, राइट। ओके, और कोई डेटा का लॉस होता नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ओके, इतना ध्यान रखना बच्चों, रेयर एंड कौन रेयर होता है और कौन डेंस होता है, राइट। ओके, आप लिख सकते हो कि हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग are selected in such a way that the critical angle remain very small, critical angle बहुत ही छोटा होना चाहिए, critical angle remain very small, right, क्योंकि अगर critical angle छोटा रहेगा ना तो angle of incidence कितना भी छोटा हो, पूरे चांसेस है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ओके, सो वी कैन से हैंस फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो द लाइट सिग्नल will undergoes total internal reflection multiple times without any loss of data, without any loss of signal or data you can write। ओके, तो आप जो भी कम डेटा है उसको जितना बने उतना दूर तक ले जा सकते हो किसी भी टाइप के लीकेज के बिना। ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर में अंदर भी ग्लास होता है, बाहर भी ग्लास होता है, बाहर वाला ग्लास ऑप्टिकली रेयर मीडिया होगा, जो कोर का ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंस मीडिया होगा। चलो मैं ये ऑप्टिकल फाइबर को एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो क्या कहा है बच्चों, नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस। Optical fiber to make use of the phenomena of total internal reflection. Optical fibers are fabricated with quality composite glass quartz fiber। चलो किस में से बनता है, तो ये जो कोर का मटेरियल है ना, मिला ना कुछ डेटा, कोर का जो मटेरियल है ना दैट इज क्वार्ट्ज फाइबर। ओके, दैट इज अ क्वालिटी कंपोजिट ग्लास। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट इसको बनाया जाता है क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और इट इज क्वार्ट्ज ग्लास, राइट। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर मटेरियल होता है ना वो क्वार्ट्ज ग्लास का बना हुआ होता है। चलिए, ओके, ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग, जो हमने लिखा है कोर एंड क्लैडिंग दो चीज़ें होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग, राइट। ये कैसा होगा, ऑप्टिकली डेंस मीडिया होगा, ये कैसा होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडिया होगा। हमें लिखना था ये कि N1 जो है वो डेंस है, तो N1 इज मोर देन N2, ठीक है। चलो, व्हेन द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection। आपको लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट थियरी, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट। ओके, तो जो भी सिग्नल है जब उसको आप एक एंड से इंसिडेंट कराओगे, राइट, एट अ सुटेबल एंगल, देन व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम, ठीक है। Total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out at other end. Since the light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal. Total internal reflection हो रहा है, कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा रहा है, तो कोई इंटेंसिटी कम होने वाली नहीं है। Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of the inner surface strike the other at an angle larger than the critical angle। As I told you, ये ऑप्टिकल फाइबर के मटेरियल इस तरह से रखे जाएंगे कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगा ऑलवेज उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल से बड़ा ही रहेगा, और लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा हर एक पॉइंट के ऊपर।
Even if the fiber is bent, light can easily travel along its length. Thus, an optical fiber can be used to act as an optical pipe. A bundle of optical fiber can be put to several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signals, which are converted to light by suitable transducer. तो आप यहाँ पे देखो, जो भी आपके पास सिग्नल होगा ना, वो सिग्नल को आपको पहले लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो काम करता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिग्नल टू अदर टाइप. तो पहले आपको यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लेना पड़ेगा जो किसी भी टाइप के सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करे, फिर आपको उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और दूसरे एंड पे भी ट्रांसड्यूसर होगा जो उस लाइट के सिग्नल को वापस जो आपने सिग्नल भेजा था उसमें कन्वर्ट करे. Obviously, optical fiber can also be used for transmission of optical signal. For example, these are used as a light pipe to facilitate visual examination of organs like esophagus, stomach and intestines, right? तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आप बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको भी देख सकते हो, उसके इमेजेस ले सकते हो. यू माइट हैव सीन अ कॉमनली अवेलेबल, चले इसका कोई भी काम नहीं है. द मेन रिक्वायरमेंट in fabricating optical fiber is that there should be very little absorption of the light as it travels for long distances inside them. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ऑप्टिकल फाइबर अच्छी क्वालिटी का तभी कहलाएगा जब जितनी भी बार लाइट टकराए ना, देखो लाइट बाहर तो नहीं जाने वाली, बट लाइट का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए. मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि लाइट को एब्जॉर्ब ना करे. अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब करता जाएगा, हर एक पॉइंट के ऊपर अगर लाइट एब्जॉर्ब होता जाएगा तो फिर सिग्नल वीक होता जाएगा, राइट? Okay. Absorption of the light as it travels for a long distance inside them. This has been achieved by purification and special preparation of materials such as quartz. In silica glass fiber, it is possible to transmit more than 95% of the light over the fiber length of the 1 kilometer. Right. तो आप देखो बच्चों, अगर आपके पास सिलिका ग्लास है ना, तो सिलिका ग्लास में आप अगर 1 किलोमीटर जितना सिग्नल ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना, तो 95% जितना सिग्नल ट्रांसफ़र हो सकता है, खाली 5% जितना ही लॉस होगा. और नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है तो, या नॉर्मल लाइन है तो बहुत सारा लॉस हो जाता है करंट की वजह से, राइट? तो यहाँ पे लॉस बहुत ही कम रहता है. तो आप एक पॉइंट खाली ऐड करोगे बच्चों के, टू अवॉइड एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल special quartz glass are prepared, राइट? बाकी तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, आप एक बार टेक्स्ट बुक में से रिफर करना, और एक दो जो पॉइंट बाकी बचे वो आप ऐड कर लेना. तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? तो आज का ये जो 1 घंटा था वो पूरे का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे था. पहले हमने फिनोमेना समझा, फिर हमने मिरेज फॉर्मेशन समझा, फिर हमने समझा डायमंड कैसे ग्लिटर करता है, प्रिज्म किस तरह से इमेज को इन्वर्ट कर सकता है या रास्ता बदल सकता है, और फाइनली हमने समझा ऑप्टिकल फाइबर. एंड दिस इज़ गोना बी प्रूवन टू बी वेरी क्रूशियल इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज. लगभग सारे टेक्नोलॉजिकल जो भी ट्रांसपोर्ट होंगे डेटा के, वो ऑप्टिकल फाइबर से ही होने वाले हैं आगे जाके. ठीक है, चलिए.